मैं आज से आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो रही है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप मेन अखबार न्यूज़पेपर इसको डेली पढ़ेंगे, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी। और जो टॉपिक और जो न्यूज़ आपको लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है उसको एक डायरी बनाइए, उस डायरी पर उस चीज़ को नोट करते हैं। न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ में जो आपको लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी उसी डायरी में एक जगह सारी चीज़ें आपसे रहनी चाहिए। जो भी आप अपना टॉपिक्स तैयार करते हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स एक ही जगह, एक ही डायरी में या एक ही रजिस्टर में होना चाहिए। और उसको सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि डेली आप उस पर एक कहते हैं निगाह मारना, पूर्ण इम्पॉर्टेंट होता है। हम डेली उस चीज़ को निगाह मारते रहेंगे, देखते रहेंगे, ताकि जो एक बटन होता है कंप्यूटर के अंदर रिफ्रेश का मतलब क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो आपकी वो अपडेटेड रहें, ठीक है ना। अपडेटेड रहेंगी तो कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके जहन में वो चीज़ होगी कि ये था, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे क्लास करी है आपने यहाँ पर, और क्लास करने के बाद घर गए जाके बैग रख दिया। अब जब नेक्स्ट डे यहाँ आने की तैयारी हुई तो बैग उठाया, क्या गया, उसका कोई यूज़ नहीं। ऐसी कोचिंग का, ऐसी पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी यूज़ नहीं है। अगर आपके अंदर वो ललक, वो जज्बा है कि हमें कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका माइंड सेट है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। वो क्या होगा? यस आई कैन डू इट, यस डू इट। और जब तक ये जज्बा आपके अंदर पैदा नहीं होगा, ये स्पिरिट आपके अंदर नहीं आएगी, नन कैनॉट बीट एनी कॉम्पिटिशन। बात में आ रही है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा दिमाग कितना उस चीज़ के लिए तैयार है। खाली फॉर द सेक ऑफ अपेयरिंग इन द कॉम्पिटिशन इज यूजलेस। सिर्फ नाम के लिए क्या कर रहे हैं? IAS की तैयारी करो, PCS की तैयारी करो, तो वो एक दिखावा हो गया, है ना। वो आप लोगों को तो इम्प्रेस कर देंगे, IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की जरूरत है, लेकिन हकीकत में क्या होगा? और उसकी हकीकत ये है कि मैं आपको बता दूँ कि अभी लास्ट वीक ऑन संडे हमारे यहाँ टेस्ट था PCS का, और अब तक का जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो ये है कि 50%, नॉट मोर देन 50% बच्चा एग्ज़ाम के लिए अपेयर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख बच्चे ने अप्लाई किया, आपके दिमाग में एकदम से आएगा 1 लाख, 2 लाख, हम कहाँ, एकदम से फीलिंग आती ना, 2 लाख अपेयर हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पाए, तो वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू। उसकी हकीकत क्या है कि अगर 2 लाख बच्चा बैठ रहा है, तो मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है, या किसी से भी पूछेंगे आप, 50% बच्चा अपेयर ही नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर। 50% बच्चा जो है वो अपेयर ही नहीं होता। अटेंडेंस जो होती है वो कितनी होती है? कितना बच्चा टर्न अप होता है? ओनली 50%। कितना बच्चा? 1 लाख, 2 लाख बैठा मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल। अब कितना बचा? 1 लाख। अब जो आगे का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो क्या कहता है कि हम राउंड लगाते हैं, देखते हैं, अटेंडेंस के लिए जाते हैं और टेक्निकल से जाते हैं, 10% सीरियसली एग्ज़ाम दे रहा होगा। आउट ऑफ दैट 50%, ओनली 10% सही मायनों में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ठीक है।
तो 1 लाख थे, जो 50% बचे थे वो 1 लाख बचे थे। अब उस 1 लाख में से 10% कितना बचा? 10%। तो आपका कंपटीशन 2 लाख से नहीं है, 10,000। कहाँ है कंपटीशन? कहाँ है? लेकिन हमारा दिमाग वो फिगर देख रहा है तो नहीं है 2 लाख, और हम डर के बैठ जाते हैं। हम उस स्पिरिट से तैयारी नहीं करते जिस स्पिरिट से हमें तैयारी करनी चाहिए। इट इज़ डैम इजी टू क्वालिफाई द टेस्ट। 10% मीन 800-900 बच्चे लेने होते हैं, ये आपको सिर्फ 9 बच्चों को तो बीट करना है। 10 में तो आप खुद हैं, है ना? 9 बच्चों को बीट करना है, 9 बच्चों को नहीं बीट कर सकते, कर सकते हैं। और उसके लिए वही ज़रूरत है कि हम ये बात सोचने दें, हमें बिठा लें अपने कि यस आई कैन। ठीक है? तो ये चीज़ें जब आप अपना एक दिमाग बना लेंगे तो फिर कुछ चीज़ें मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर शुरू से ही हमने अपने आप को हार मान ली, तो आप लोग टीवी देखते होंगे तो उसके लिए तो बड़ा नारा है वो, डर के आगे जीत है। तो डर निकालेंगे, जब डर निकल जाएगा तो हमें जीत। तो एक स्लोगन था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं कभी नहीं हारता। क्या है स्लोगन? मैं कभी नहीं हारता। या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। जब ये हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा, हार तो है ही नहीं, ये तो जीतूंगा या सीखूंगा। आपकी सोच बदल गई और सारा खेल, हर जगह, तो कोई सा भी कंपटीशन हो, तो कोई सा भी मैटर हो, इस चीज़ का है ये कैसा। अगर यहाँ आपके अंदर पुख्तगी है, पक्कापन है, फर्मनेस है, आप आगे बढ़ते चलो। यहीं से हार होती है और यहीं से जीत होती है। तो हमें ये पहले दिन से, आज डे 1 है, हमें ये पक्का इरादा कर लेना है कि एनी हाउ हमें ये कंपटीशन बीट करना है। और एक दूसरे से कंपटीशन करिए। सच तरीका क्या होता है? तुमने कितनी देर पढ़ रहा भाई? 2 घंटे और 2.5 घंटे। आप 2.5 घंटे में 3 घंटे, आप 3 घंटे में 4 घंटे। और कोशिश करिए कि भाई जब पढ़ेंगे और जब नॉलेज होगी तो फिर कंपटीशन भी बीट करना। एक कमी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये नहीं कर पाते, ये फर्मनेस नहीं है हम अंदर कि हम अगर हमें 4 घंटे पढ़ना है तो हम 4 घंटे डेली पढ़ लें। तो जबकि आप किसी भी IAS या PCS क्वालिफाई कर, जो भी टेस्ट क्वालिफाई करता है, उसका आप इंटरव्यू पढ़िए। तो पहला सवाल यही किया जाता है कि कैसे आपने ये कंपटीशन क्वालिफाई किया, और सबका एक ही जवाब होता है, और वो क्या है? रेगुलर स्टडी। कोई ये नहीं कहता मैं 10 घंटे पढ़ता था, मैं 20 घंटे पढ़ता। क्या कहता है? रेगुलर स्टडी। मीन्स जितनी देर आपने अपना टारगेट सेट किया है उतनी देर आप पढ़ेंगे, कुछ भी सिचुएशन। फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि आज बर्थडे थी, आज शादी थी, आज आंधी आ गई, आज लाइट नहीं थी। ये सब क्या है? लेम एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूज। बहाना बना दिया, झूठ अपने आप को गला दिया। कैसे पढ़ते हैं? और APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ी है। उनका कहना यह है, उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि लैंप पोस्ट, लाइट नहीं थी उनके गांव के अंदर, तो बत्ती जलती थी लैंप पोस्ट में, वहाँ बैठना पड़ा। जब इंटर कर लिया, इंजीनियरिंग में एडमिशन का मामला आया, पास पैसे नहीं,
गांव से शहर जाने का तरीका क्या है? नाव से जाने का। चंदा इकट्ठा हुआ, फीस इकट्ठा करके जमा की गई, इंजीनियर बन गए और बाद में प्रेसिडेंट बन गए। एक लैंप पोस्ट के नीचे बैठ कर पढ़ने वाला बच्चा जिसके अंदर लगन थी, जज्बा था, कहाँ पहुँचा? तो यहाँ पर हर सुविधा, हर फैसिलिटी आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कमी किस बात की है? उसी लगन की, उसी जज्बे की कि हमें कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ अचीव करना है। यहाँ आ जाना, यहाँ बैठ जाना, यहाँ लेक्चर सुन लेना, 1 घंटे में या 2 घंटे के अंदर कुछ नहीं होने वाला। ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि यहाँ आएंगे तो हम टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। सिर्फ गाइडेंस है। असल मेहनत तो जो आपकी अपनी इंडिविजुअल होगी वो है। कोई भी टीचर यहाँ आएगा तो 1 घंटे में आपको हफ्ते में क्या दे पाएगा, लेकिन पूरे हफ्ते, भाई आज मेरी क्लास होगी करंट अफेयर्स की, अब नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट फ्राइडे ही होगी, पूरे हफ्ते आप करंट अफेयर्स को नहीं छुएंगे, देखेंगे, तभी तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर टोटली डिपेंडेंट रहेंगे कि हम आप कोचिंग में जाएंगे, वहाँ जो पढ़ाया जाएगा बस वो पढ़ लेंगे एंड दैट इज़ एनफ, ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद एक आदमी इंडिविजुअली मेहनत नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा और इस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा जो जहाँ चल रहा है, ये सिर्फ एक क्या है, गाइडेंस सेंटर। आपको यहाँ गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम है बताई जाएंगी कैसे क्या करना है, लेकिन असल मेहनत आपकी अपनी। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था अलीगढ़ के अंदर, मैं पढ़ाता था तो एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था, तो उसने कहा सर मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं अटेंड करता, मैं कमरे में पढ़ता हूँ और रोज़ इतने सवाल लगाता हूँ, जाओ पढ़ो। 4 जगह उसने MBBS पढ़े, क्योंकि वो डेली जो उसने मुझसे कहा था वो कर रहा था और मुझे उसकी बात में सच्चाई लगी, तभी मैंने भी उससे छूट दी। ठीक है तुम पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से छूट है, मैं तुम्हें अटेंडेंस दे दूँ, लेकिन बेटा पढ़ना है, पढ़ता हूँ मैं रोज़ 100 सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी के लगाते हैं। फिर वो मेरे पास आया, उसने बताया ऐसे मैंने 4 जगह टेस्ट क्वालिफाई किया। उसकी अपनी इंडिविजुअल मेहनत थी, क्वेश्चन करी वो अलग बात है, लेकिन असल चीज़ क्या है कि आपकी अपनी मेहनत। बार बार इस चीज़ को जोड़ देता हूँ, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप खुद नहीं लगेंगे, जब खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, दूसरा कुछ। जब मैंने पहले क्लास की तो बता चुका हूँ, आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, उसका एक स्टूडेंट उसके पास आता है और कहता है कि साहब मेरे पास एक टारगेट है, मैं अचीव करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? सोक्रेटिस बोलता है उससे कि नेक्स्ट मॉर्निंग तो मुझे दरिया किनारे मिलो। तो स्टूडेंट पहुँच जाता है, सोक्रेटिस वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था, तो उसको बीच दरिया में ले जाता है अपने स्टूडेंट को, उसके बाल पकड़े, ऑल ऑफ ए सडन पानी में डुबो दिया, वो पूरा जोर लगाता है, एफर्ट्स करता है अपने इसी तरह बाहर आ जाए। जाहिर सी बात है, जान पर बनाई ना, कितने एफर्ट्स किए होंगे, यू कैन इमेजिन, पूरी जान लगा दी, मैं किसी तरह ऊपर आ जाऊँ, बच जाऊँ। जब उसने देखा सोक्रेटिस ने कि उसकी पकड़ जो पकड़ा गया था उसके बालों को थोड़ी ढीली पड़ने लगी, तो उसने छोड़ दिया, खड़ा हुआ। जिस दिन
इतनी मेहनत कर लो जितने तुमने अभी आपको अपने बचाने के लिए करी, उस दिन तुम वो टारगेट अचीव करो। ऐसे मैं बताऊँ आप मुझसे मुझे कितनी मेहनत करूँ, मेरे पास कोई तरीका नहीं आपको बताने का कि इतनी करूँ, वो तरीका उसने सोचा। अब उसमें सोच सकते हैं आप कि अपनी जान बचाने के लिए आदमी क्या नहीं करता, पूरे एफर्ट्स करते हैं कि मैं बच जाऊँ, मेरी जान बच जाए। तो उसने समझाने तरीका निकाला, इतनी मेहनत कर लो जितने मैंने अभी करी अपने आप को बचाने के लिए, विल अचीव योर टारगेट। तो वही है जो जिसका टारगेट है, किसी का PCS होगा, किसी का IAS होगा, तो किसी का क्या होगा, क्लर्क बनना है, बस बहुत क्लर्क बन जाओ। तो उसी हिसाब से उसके टारगेट भी हैं, उसी हिसाब से आपकी स्टडी भी होगी, वही लेवल आपका होगा जिस लेवल की आप तमन्ना कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं मैं ये बनूँ। कोशिश करिए कि जो भी अपना ऊंचा टारगेट सेट करिए कि मुझे फॉर एग्जांपल IAS बनना। अब IAS नहीं बन पाए, उसके नीचे इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ना, रेवेन्यू सर्विसेज है, रेलवे सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इसी में आती है ना। IAS के बाद और हैं, बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं तो फिर अब आएंगे, लेकिन टारगेट क्या सेट किया कि मुझे IAS PCS में है, तो उसके बाद उसमें भी बहुत सारी हैं, बहुत कैटेगरीज होती है ना, तो उसमें आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ टारगेट तो आपको अपना सेट करना पड़ेगा और फिर उसके पीछे लग जाओ। और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल की बात है, भूल जाइए कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका दोस्त है, मुझे कोई आपके भाई बहन है, forget about everything in your life, just focus on your studies। मेरा टारगेट ये है और मैं इस टारगेट को इस साल पूरा करूँगा। एनी हाउ 1 साल लग गया, टेस्ट क्वालिफाई किया, आप IAS बन गए ना, तो आप PCS अफसर बन गए, जो भी अधिकारी बने बन गए। लेकिन वो 1 साल की मेहनत थी। 1 साल अगर आपने ये मेहनत कर दी तो ज़िंदगी आपकी बेहतरीन, जो ख्वाहिश थी, जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन 1 साल सब कुछ होना होगा, तब जाके हम कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे। और ये कोई बड़ी कीमत नहीं, समझ गए। आप IAS बनना चाहते हैं और 1 साल आपने अगर लगा दिया तो PCS अधिकारी बन गए, या रेलवे सर्विसेज में लगे, या टेलीकम्युनिकेशन में मिल गई, ऐश तो गाड़ी दौड़ेगी आपके पीछे ना, लोग दौड़ेंगे, तो लोग बताएंगे, दूर का भी होगा मेरे रिश्तेदार हैं। और अगर कुछ नहीं है तो सगा भी बताते हुए शर्माएगा, कि बाप भी शर्माएगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी। आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि आपके जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं वो भी आपको अपना बताते हुए शर्माएंगे अगर आप कुछ नहीं हैं। और दूर के हैं लेकिन आप कुछ बन गए तो शरीर बताएगा, भले ही ना हो शरीर बता देगा, अरे साथ खेले हैं, साथ कूदे हैं, बहुत करीबी मामला में मिले थे, वो शरीर बताने लगेगा। और कहाँ आपका करीबी आपको नहीं बता रहा कि आप उसके रिश्तेदार, तो ये डिफरेंस है। आप चॉइस आपकी है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। थोड़ा सा अपने आप को अलग करिए, जब तक अलग नहीं बनेंगे। जैसे मैं आपको बात सुनाऊँ, आपने सुना होगा एक चाइनीज़ प्रेसिडेंट था, माओ ज़ेडुंग, वो पुराना, वो बहुत अर्सा वो जो था प्रेसिडेंट रहा चाइना का।
उसके बारे में ये है कि बेहतरीन अंग्रेज़ी बोलता और समझता था, राइट की बात। देखिए जब कोई इसके बाद जाता था और अंग्रेज़ी में बात करता था तो लतीफ़ा भी सुनाया तो दम बैठ रहा था, जैसे मुझे समझ भी नहीं आया इसने कहा क्या। तो डिफरेंट था, अलग था, तभी वो इतने अरसे प्रेसिडेंट रहा। कुछ तो अलग बात थी ना, नहीं होती तो कैसे बनना। तो अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं, आपको जो लीग है, जो लीग है ना भेड़ चाल, तो भेड़ है सब दौड़ी चली जा रही, सब भाग रही है, वही आप भी कर रहे हैं। सब पी एस में बैठ, हम भी पी एस में बैठेंगे, हम भी आई एस में कॉम्पिटिशन बैठेंगे, लेकिन वही हाल कि 50% अपेयर ही नहीं हुए। ऐसे कंपटीशन में बैठने से, ऐसे फॉर्म भरने से क्या हासिल, उसका क्या नतीजा, सिवाय इससे सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, बोथ। अपना टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, अपना पैसा भी ख़राब कर रहे हैं। अपना क्या, माँ बाप, अपना तो टाइम ख़राब कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप का पैसा, अलग अलग कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं साहब। माँ बाप भी खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए तो तैयारी नहीं है, इट इज़ शेयर वेस्टेज ऑफ मनी। और फिर जैसे कहते हैं ना, गया वक्त वापस नहीं आता। तो जितनी जल्दी, द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी उतनी ही कम लोगों से कंपटीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 10,000 से कंपटीशन है, नेक्स्ट ईयर वो 20 ही हो जाएगा, 8 नहीं होगा। डेली मल्टीप्लिकेशन इस तरह से चल रहा है। तो हर साल, इस साल नहीं हुआ अगले साल 20,000, उस साल नहीं हुआ 40,000, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। जितना डिले होता जाएगा उतना ही कंपटीशन बढ़ता जाएगा, उतना ही कंपटीशन टफ होता जाएगा और आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो ठान लीजिए अभी से, आज से एक रेजोल्यूशन पास करिए कि मुझे ये बनना है, ये अचीव करना है, ये हासिल करना है, तभी हम कुछ बन पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे। वरना ऐसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारियाँ, कोचिंग्स ये सब चलती रहती हैं, लेकिन जब तक रिज़ल्ट ना आए ऐसी कोचिंग्स से कुछ फ़ायदा नहीं। मेरी बड़ी सिंसियर तो हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, सब लोगों से, कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे पास आइए, मुझसे डिस्कस करिए, बात करिए। काउंसलिंग चाहते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेट कर दूँ आपको, मैं मोटिवेट भी कर दूँगा, लेकिन अल्टीमेटली है सब कुछ आपके हाथ। करना आपको, ज़्यादा तो आपको मोटिवेट कर दूँगा, यहाँ पर ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर वो आते हैं मोटिवेट हो गए, घर जाके बैठ गए। इरादा आपको करना है, फर्मनेस आपको दिखानी है, तभी ये सारे कंपटीशन जो भी हैं वो आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, बीट कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कि हम कैसे अपने आप को सेट कर लें, अपने माइंड को कैसा सेट करें। तो आज से ठान लीजिए, आज के दिन नोट कर लीजिए, 17 जून 2022 को हमने ये रेजोल्यूशन पास किया कि मुझे ये बनना है और उसके लिए मैं इतने घंटे डेली पढ़ूंगा और कोई एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा। 4 घंटे पढ़ना है, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, तभी मैं उठूँगा अपनी जगह से। एक तरीका और है कि कभी भी कंटिन्यूअस मत पढ़िए, एक जगह बैठ एक टॉपिक लीजिए, आधा घंटा, पौन घंटा
1 घंटा जो लगे टॉपिक को कवर करिए, उसको पढ़िए, समझ लीजिए, और जैसे ही वो टॉपिक कवर हो जाए उस जगह को छोड़ दीजिए, उठ जाइए वहाँ से, जाके कहीं बैठ जाइए, अपने फैमिली का गपशप कर लिए 5-10 मिनट के लिए, या खीरा आजकल आ रहा है, खीरा काटिए, अपनी आप को रख के 10 मिनट बैठ जाइए, ठंडक मिलती है, ठीक है ना। रिलैक्स करिए अपने आप, वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको इच्छा हो। फिर रिफ़्रेश होके दोबारा से अपनी जगह आके बैठिए, एक नया टॉपिक चुनिए, उस पर लग जाइए। ऐसे एक एक करके अपने टॉपिक्स कवर करते रहिए, जो खास पॉइंट हो। लेकिन तरीका क्या है, हम लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि हम पूरी कहानी लिखते हैं, और वही सबसे बड़ी कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमसे कहा जाए कि डिस्क्राइब दिस रूम, तो हम क्या करें, पूरी कहानी लिखें। एक कमरा है, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, समझ गए, इसमें इतनी खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं, इतने पंखे हैं, तो सारी कहानी पूरी लिखेंगे। और जबकि सबसे अच्छा तरीका क्या था इसको डिस्क्राइब करने का, लिखा कि इस रूम में ये चीज़ें हैं। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 6 पंखे, पॉइंट नंबर 2 4 खिड़कियाँ, पॉइंट नंबर 3 2 दरवाजे, पॉइंट नंबर 5 इतनी मेज़ें। पूरे नंबर मिले, कहाँ काटने का, गलती क्या कर जाते हैं हम, जब कहानी लिखने में बताएं टाइम नहीं बचा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम कंपटीशन देते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इतनी देर के अंदर हमें इतने क्वेश्चन करने हैं, हम अटके पड़े। तो ये सारी चीज़ें भी आपको, जब आप अपने आप ही टेस्ट करिए अपने आप को, क्वेश्चंस कर लिए कि मुझे इतनी देर के अंदर ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब अपनी स्पीड देखिए आप कि 3 घंटे में या 1 घंटे के अंदर मैंने कितने सवाल किए, तो आपको अपनी स्पीड भी पता चल जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, तैयारी पता चल जाएगी कि मैं कितना पानी में हूँ। खुद भी अपने आप को टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। लेकिन जब तक सिस्टमेटिक नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर लेंगे, चीज़ें आसान नहीं होंगी, मुश्किल ही रहेगी। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी में जब आपके पास सारी चीज़ें होंगी तो आपको पता है कि फला टॉपिक एक ही जगह है, पेज पर तो पता चल गई है। जहाँ पढ़ते थे, सिलेबस मिलता था, तो उसमें हर टॉपिक के बारे में उस पर लिखा रहता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट को पढ़ना है हमें फिज़िक्स में, ये किस किताब से है, नोट से है, किताब से है, या उसका क्या पेज नंबर है। तो जैसे ही पढ़ना हुआ, सिलेबस पे गए, लाइट का नाम लिखा, PKG, पेज नंबर 166, क्या है, फ़ौरन कोई टाइम वेस्ट नहीं करा। वरना क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है कि ये एक टॉपिक कहाँ से पढ़ा था मैंने, अब याद ही नहीं आ रहा, भूल गए, अब टाइम वेस्ट हो रहा है, और पढ़ा तो था, अब याद नहीं आ रहा। 3 बुकें रखी हैं, अब 3 बुक्स में कहाँ थी, किस किताब से पढ़ा था मैंने, जो अच्छा लगा था मुझे, आपको याद नहीं आ रहा। नोट्स से पढ़ा था जो टीचर ने दिए थे, या खुद नोट्स बनाए थे, तो नोट्स जाके फ़ौरन कापी उठाई कि नोट्स। तो जब अपने आप को इतना सिस्टमेटिक, इतना ऑर्गेनाइज हम कर लेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी, और हमारा टाइम मैनेजमेंट, टाइम वेस्ट नहीं होगा। उतनी देर में हम बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन जब आप ढूंढने में लग जाएंगे, टेंशन भी होगी, जो चीज़ समझ में आ रही होगी वो भी भूल जाएंगे। समझ आ रही है? तो इस तरह से करते हैं। हेलो जी, बात नोट नहीं करना इसका। हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है।
है ना। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे और इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी तो कोई सा भी कंपटीशन हमें क्या लगेगा, मुश्किल लगेगा। जब हम सिस्टमेटिक हो जाएंगे तो सब चीज़ें हमें कैसी लगेंगी, ईजी, कुछ नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया सिस्टमेटिक। और जितने भी हमारे यहाँ अक्सर हम लोग जो कराते रहते हैं, लोगों को बुलाते रहते हैं, बताइए होगा, देखते हो, तो लोग ये बताते हैं कि उनसे बातचीत होती है, जो हमारा IAS क्वालिफाई कर लिया, PCS क्वालिफाई कर लिया, और सब यही कहते हैं कि रेगुलर स्टडी और अपने आप को इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, कंपटीशन क्वालिफाई। एक दफ़ा जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल टारगेट था कि हमें IAS बनना, हम नहीं बन पाए, एक अटेम्प्ट और ले लेते, दोबारा किया, कर लिया, नहीं कर पाए, तो हमारे पास जो भी ऑप्शन था उसके बाद वाला नेक्स्ट जो था, जो भी था, रेवेन्यू था, फॉरेन था, फॉरेस्ट सर्विस था, वो हम ले लेंगे। लेकिन हमने एक चांस और ले लिया। तो इस तरह भी लोग करते हैं कि अगर चॉइस, जो हमारी चॉइस थी वो नहीं मिल रही हमें, तो हम फिर उसके लिए कोशिश करते हैं, एक दफ़ा और अटेम्प्ट ले लेते हैं कि हमारा चॉइस थी, जो हमारा टारगेट था, वो थोड़ा सा नंबर से रह गया, एक दफ़ा और ट्राई ले लेते हैं। लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, एज है, क्योंकि आपने जो भी आपकी चॉइस थी उससे 2-4 नंबर 10 नंबर कम रह गए, तो एक अटेम्प्ट तो बनता है, मिलना चाहिए। तो हो सकता है भाई और अच्छी तैयारी करेंगे, हम इस कॉम्पिटिशन में पहुँच जाएंगे, ये क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से डेली आइए, जैसे पहले भी कहा आपसे, इम्पॉर्टेंट क्या, रेगुलर। क्लास में भी जब रेगुलर रहेंगे, आएंगे, यह नहीं कि आज आ गए, अब हफ्ते भर बाद आए या 10 दिन बाद आए, तो जहाँ थे फिर वहीं से शुरुआत, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। बड़ी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की है, जितना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं फ़ायदा उठाइए। लोगों को ये नसीब नहीं होती है, ठीक है ना, पैसा नहीं होता है, कहीं कुछ भी और रिसोर्स नहीं होते हैं। आपके शहर के बीचों बीच कोचिंग चल रही है, कहीं से भी आपको आना होता है इजीली, आपको हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन का मोड जो है वो अवेलेबल है, कैसे भी आ सकते हैं। रेगुलर रहिए, मुस्तकिल आते रहिए, जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं इस कोचिंग से उठाइए और टाइम वेस्ट मत करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी टीचर को आने में डिले हो रहा है, नहीं आ पा रहा है 10-15 मिनट 20 मिनट, अब क्या होता है, अरे साहब क्लास है, काफ़ी खोलिए, अपना टाइम वेस्ट ना करें। पहली कोशिश क्या होनी चाहिए, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं यहाँ 3 घंटे बैठा हूँ, कितना इस 3 घंटे को इस्तेमाल कर लूँ, और वेस्ट करना है तो मैं 3 घंटे वेस्ट करूँ, तो मेरे ऊपर है, कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता। हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो कितने हम पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, और कितना हम अपने सिंसियर हैं अपने टास्क के लिए, जो हमने अपने सेट किया है। फिर टास्क तो आपने सेट किया, लेकिन मुझे ये बनना है, मुझे ये आ सकता है, तो उस टास्क के प्रति आप कितना सिंसियर हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो इन बातों में छोड़कर आपको क्या फोकस करना है कि मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है। हमें अपना, मैंने देखा दिल्ली में, आप अगर कभी गए हों मेट्रो वगैरह में, देखिए बच्चे चढ़ते हैं, वाईफाई हर जगह अवेलेबल है, वो अपना मोबाइल पे काम कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं बराबर में कौन है। इस कदर वो इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ के अंदर, उन्हें ये खबर नहीं होती कि मेरे बराबर में कौन बैठा है, कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अपने काम से मतलब, जैसे स्टेशन है उसे चले गए,
तो टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। हम किस चक्करों में रहते हैं, टाइम वेस्ट हो जाए, मोबाइल में रहे कि भाई बच्चा हमारा पढ़ने गया है, बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, वो पढ़ाई ना करके हम दूसरी चीज़ों में लग जाते, क्योंकि हम पॉजिटिव नहीं हैं। जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे चीज़ें समझ में भी नहीं आती, तो चीज़ें अच्छी भी नहीं होती। असल चीज़ क्या है कि हम किस कदर पॉजिटिव रहते हैं हर चीज़ में। ठीक, अभी आप नेगेटिव चीज़ें देखने लगेंगे तो हर चीज़ नेगेटिव नजर आएगी आपको। और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी, अच्छी नज़र आएगी, और हर पहलू जो है फिर उसमें लगे अरे ऐसा हो गया, अच्छा ये ऐसा हो गया। सोच है, मैं जैसे कहा कि सारा खेल इस जगह का है। ठीक है, तो ये सोच के थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपसे लोगों से ये बात करी कि ज़रूरी होता है कि आप अभी छोटे हैं, अभी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। और ये भी जो चीज़ें हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि हम कोचिंग फॉर द सेक ऑफ कोचिंग नहीं होना चाहिए। अगर हम कोचिंग अटेंड करने आ रहे हैं, कोचिंग करने और उसका फ़ायदा ना मिले तो क्या फ़ायदा। उससे बेहतर है कि हम घर बैठ के पढ़ लें, है ना। वो पढ़िए, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए, मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइजेशन करिए, कम से कम अपना टाइम वेस्ट करिए। आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप इजीली अचीव कर लें। चलिए थोड़ा सा आज कर लेते हैं, है अच्छा चलिए वो बात चलिए हमारे लिए अपना काम करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। यही चीज़ है, यही है कि हमें अपना टारगेट अचीव करना है। और अपना टारगेट, पहली बात क्या है, अपना टारगेट सेट करना है कि आखिर हम ये कोचिंग करने आ रहे हैं, कोचिंग हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है, हमें क्या बनना है, हमें क्या हासिल करना है। और जब तक हम उन चीज़ों पर फोकस नहीं होंगे, समझ आ रही है, फोकस कब होंगे, जब हमारे सामने कोई टारगेट होगा। जब हमने टारगेट ही सेट नहीं किया, हमने कुछ सोचा ही नहीं कि आखिर हमें करना क्या है, बनना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, तो एमलेस लाइफ हो जाएगी आपका, है ना। और एमलेस लाइफ कुछ हासिल नहीं, है ना। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है आदमी की, फर्स्ट सेट योर टारगेट। तो पहले अपना टारगेट सेट करिए कि हम बनना क्या चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं। और जिस दिन सेट कर लें फिर उसके पीछे लग जाए कि कैसे भी किसी तरह से भी हमारा ये टारगेट है, हम इसको अचीव कर कर रहेंगे। तो फिर आपको उससे क्या होगा, एनर्जी मिलती रहेगी। अब मैंने इतनी तैयारी कर ली है इसके लिए, अब मैंने इतनी तैयारी कर ली है, मैंने इतनी तैयारी कर ली। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है वो तैयारी कर लेंगे और हमारा जो टारगेट है वो क्या होगा, आसान हो जाएगा। ये ना उसका इरादा, पक्का इरादा, आज सब लोग घर जाएंगे, तो घर जाकर सबसे पहले ये सेट करेंगे कि मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, है ना। सबसे पहली चीज़ तो यही है ना कि साहब मुझे कितना दौड़ना, फिर इस चीज़ की कोई हवस नहीं होती, हवस मत करिए। अपनी अंदर क्या कैपेबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा जज कौन है, आप खुद। कितना भाग सकते हैं, कितना दौड़ सकते हैं, तो आप खुद समझते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि आप कितना दौड़ लेंगे, कितना भाग लेंगे, वो आप खुद जानते हैं।
यू आर द बेस्ट जज कि मैं आप क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं। उसी हिसाब से अपने लेवल के हिसाब से अपना टारगेट सेट करिए एंड देन गो फॉर इट। समझा रही है? अब ये नहीं कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं IAS का टेस्ट क्वालिफाई कर सकूं, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। जो मैं कर सकता हूं मैं उसी के बारे में सोचूंगा और उसी को अचीव करने की कोशिश करूँगा। गलती बेसिक यही हो रही है कि हमने अपना टारगेट बहुत ऊंचा सेट कर लिया जो हम नहीं कर सकते। आप अपने सबसे अच्छे जज हैं कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं। जिस दिन आप ये सब कर लेंगे, ये सोच लेंगे और वो सेट कर लेंगे अपना टारगेट, आप इजीली जो भी आपने अपना टारगेट सेट किया है वो अचीव करेंगे। समझ आ रही है? ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जैसे कंपटीशन होता है फॉर एग्जाम्पल, अब कंपटीशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ जब पहले कोचिंग चल रही थी। तरीका क्या होता है, आप अपनी तैयारी करिए कंपटीशन की, और कंपटीशन की तैयारी करने के बाद या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद जब पेपर देखें, फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं या 100 क्वेश्चन आए हैं, अब आप शुरू से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके देखते चले जाइए। अब 100 में से कम 15-20 सवाल ऐसे होंगे जिन्हें हम कहते हैं आंखें बंद करके कर सकते। बोलते हैं ऐसा हम लोग, अरे इसको तो हम आंखें बंद करके कर सकते। तो उन सवाल को जो आपने 20 सवाल थे जब आपने पढ़ना शुरू किया, तो 20 सवाल तो आपने 10 मिनट में कर लिए। अब कितने बचे? 80 सवाल। तो 80 सवाल के लिए आपके पास अब बहुत सारा टाइम हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट आ गया कि आपने 20 सवाल तो 10 मिनट में ही कर लिए। अब जो बाकी के सवाल थे वो जहाँ जो आप करते जाएँ, इजीली सॉल्व करते जाएँ, उसको टिक करते जाइए और साथ साथ उसको सर्कल भी करते जाइए। लास्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्होंने टिक तो कर लिया, अब आखिर में जब सर्कल करने बैठे वो ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि तो बराबर होते हैं और आखिर जो है वो क्या होती हैं, घूम जाते हैं। मालूमात करना था C और करके B, D ऊपर नीचे हो गए, सब गलत। और फिर टेंशन भी होती है मुझे सर्कल करना है। तो जो करते जाइए उसको सर्कल करते जाइए, आपको आखिर पता चल जाएगा भाई आपने इतने सवाल बिल्कुल सही कर दिए। आपने 80 सवाल बिल्कुल सही कर दिए, 20 बचे थे, अब आप चांस ले सकते हैं। 20 सवाल में आप चांस ले लिए कि जो ज़्यादा आ रहे हों, C ज़्यादा है या B ज़्यादा है, उनको आप टिक कर 2-4 सही हो जाएंगे और आपके जो नंबर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। ठीक है? होता क्या है कि आप पहले सवाल से पढ़ना शुरू कर देते हैं और करना शुरू करते हैं, आगे देखें नहीं क्या है। एक ही पे टाइम लग गया 10 मिनट, अब घबराहट शुरू हुई कि यार पहले क्वेश्चन 10 मिनट निकल गए, फिर दूसरा सवाल आया वो उसमें फिर अब चकराने लगे, क्योंकि अब टेंशन बढ़ती जा रही है। जैसे ये टेंशन बढ़ती जाएगी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, चांसेस क्या आएंगे, गलतियाँ भी ज़्यादा होंगी। तो हमें ये भी देखना है, ये भी सोच के चलना है कि भाई हमारी चीज़ें गलत ना हों, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हों। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अमूमन हमें पता नहीं होती या हमें बताई नहीं जाती। एग्ज़ाम में भी ये करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम देते हैं, BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, तो जो सवाल आपको सबसे अच्छा आता हो, कोशिश कर लेंगे। पूरा पेपर पढ़ा, 10 सवाल हैं, उन 10 में से ये 6 क्वेश्चन हमें सबसे अच्छा आता है। तो हम सबसे पहले कौन सा सवाल अटेम्प्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे उसके बाद हमें कौन सा आता है, वो अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद कौन सा आता है वो करेंगे। अब क्या हुआ, जो एग्ज़ामिनर है इसका दिमाग बन गया कि ये पढ़ने वाला बच्चा है,
उसने आपको 20 में से 16 नंबर दे दिए, 80% मार्क्स दे दिए। अब आपका जो 4th और 5th क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उन 3 सवाल की वजह से जो आपने अच्छे अटेम्प्ट किए और जो एग्जामिनर का माइंड बन गया पॉजिटिव, तो भाई पढ़ने वाला बच्चा है, अब उसमें भी आपके नंबर बन गए। अगर वो चीज़ वैसे आपने पहले की होती तो अगर आपको 6 नंबर देता, लेकिन क्योंकि अब आप उसका माइंड बन गया था कि पढ़ने वाला बच्चा है, उसने आपको 10 नंबर दिया। लेकिन वही सवाल चौथा 5वां अगर आपने पहले किया होता तो वो आपको जज करता है पढ़ने वाला नहीं है, उसने क्या करा 5 नंबर दे दिए। तो आपको कितने नंबर का फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ? 10 नंबर। कहाँ 5 नंबर मिल गए, कहाँ आपको 10 नंबर मिल गए। ठीक है, तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो ये भी एक तरीका है करने का, अगर इसको फॉलो करेंगे तो नंबर अच्छे पा लेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारी कोशिश क्या रहती है, सब पढ़ लें, कुछ ना बचे। क्या कोशिश होती है? 100% सिलेबस कवर करेंगे, नॉट पॉसिबल, और करना भी नहीं चाहिए। अगर आपने 60% 70% सिलेबस ऐसा कर लिया, कुछ भी पूछें हम जवाब दे देंगे, वो पॉसिबल है, वो कर सकते हैं। 60-70% सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार किया जा सकता है। कर लिया आपने, कुछ भी पूछेगा हम जवाब देंगे, 20 में से 16 नंबर 80% ले आएंगे। अब जो बाकी का 30% या 40% बचा, उसमें जो आपको मैंने बताया कि इम्प्रेशन बन गया 3 क्वेश्चन का 60% था, इतना निगाह तो मारी ना उसमें भी, जो 30% या 40% बचा उस पर भी तो आपने निगाह मारी थी, लेकिन उतने अच्छी तरह नहीं पढ़ा था जितना 60 और 70% हमने सिलेबस कवर किया था। उस पर निगाह मारी, उसको भी कवर कर लिया, अब हमने लिखा वो भी अच्छा हो गया, तो हमारे नंबर जो कम आने थे अब ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे और हमारी नॉलेज भी अच्छी बढ़ गई। क्योंकि 70% जो आपका सिलेबस है या 60% सिलेबस आपका ऐसा है, कुछ भी पूछेगा कुछ पता है, जो आप जानते हैं। टीचर की निगाह में भी आपका इंप्रेशन हो गया कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। क्लास में भी आपकी इम्पोर्टेंस हो जाएगी, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, वो भी आपको इम्पोर्टेंस देंगे कि यार उससे पूछो, वो बिल्कुल सही जवाब देता है या उसको ये बात पता होती है, उसको ये नॉलेज है। तो एक अलग से आप कैटेगरी बन जाएगी क्लास के अंदर भी। जैसे मैं अपने यहाँ जब NSS का ऑफिसर था तो अपने बच्चों को बुराई करता था, बच्चे मुझसे बहुत लगे रहते थे। मैं उनसे ये कहता कि ये जो प्लेटफॉर्म है NSS का, उसमें आप कुछ भी सीख सकते हैं, जो जिस चीज़ में अच्छा हो उसमें आगे आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल खाना बनता है, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, उनका आप खाना बनाते हैं, तो मैं बच्चों को पैसे नहीं दे पाता, तो जाओ और जो दिल चाहता है खरीद कर लाओ बनाओ। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप सामान खरीदना आ गया जो घर में नहीं करते। दूसरा, आपको खाना बनाना आ गया, घर बैठ के आप खाना बना रहे हैं। आपको ये आइडिया हो गया कि 50 बच्चों के लिए कितने चावल चाहिए, कितने आटा चाहिए, कितना तेल चाहिए, कितनी सब्ज़ी चाहिए। अब कल को जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो जहाँ ऑफिस में आप काम कर रहे होंगे वहाँ भी आप अलग दिखाई देंगे, अलग से होंगे कि यार उसको बुला के लाओ, वो बताएगा इतने खाने के लिए कितना, और जो बावर्ची आएगा, जो कुक आएगा, वो भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। भाई 50 लोग खाना कितने में बनाओ, कितना आटा चाहिए, उसने लिखा 15 किलो, आखिर 8 किलो लगेगा। हमने हफ्ते भर तक बच्चों खिलाया बना के, क्यों आशुतोष है नहीं? तो पता है जो आप ये करोगे ना,
क्योंकि आपको नॉलेज है, आपने काम किया। तो कितनी सारी चीज़ें उन 7 दिन के कैम्प में या 10 दिन के कैम्प में आप सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आ गई, आपको चीज़ें मैनेज करना आ गया, इतने सारे बच्चों के साथ एडजस्ट करना आ गया, इतने बच्चे के साथ आपको डिबेट में खड़े होकर बोलना आ गया, इतने बच्चों के सामने आपको गाना गाना आ गया। तो जो भी आपके यहाँ भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ आपकी अलग इम्पोर्टेंस होगी, अलग कुछ होगी। तो उसको बुला के लाओ, तो महफिल में गाना भी गा देगा, ठीक है, वो डिबेट भी कर देगा, वो खाना भी पकवा देगा। तो ये चीज़ें को बेनिफिट मिलेगा। कैसे सीखते हैं आप, कितना करते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो मेरा कैम्प होता था तो उसमें पुराने बच्चे वाला होते थे, तो इमाम मेहमान थे, उनसे लगे रहते थे। तो पुराने बच्चे भी जो कैम्प लगता था, 50 बच्चों का कैम्प होता था, 60-65 खाना खाते थे। वो आ जाते थे, सर कैम्प कब से लगा रहे हैं, समझ गए। वो आ गए, सब बच्चे हैं, वो बच्चों को तैयार करते थे कैसे न्यूज़ लिखी जाती है। वो न्यूज़ रोज़ जाती थी अखबार के अंदर, कौन आज गेट पे बैठेगा, कैसे वो गेट पे लिखे, कौन गया बाहर, कौन अंदर आया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो सीख जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के जो स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट की, NSS आ रहा ठीक है ना। तो इस सब में फ़ायदा क्या होता है, अगर आप अच्छे से ज्वाइन करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, सिंसियरली वर्क करते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। बात समझ आ रही है कि जिस काम में भी इन्वॉल्व हुई, अच्छे से हुई, जब सीख जाएंगे आपसे वो काम आ जाएगा, तो फिर कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एक इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, ये चीज़ें जो कि बड़े इम्पोर्टेंट होती हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग कर रहे हैं, जो करते हैं, जो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, हमारा एक स्टूडेंट है, उसने B.Ed किया, फिर M.Ed किया, तो नेट भी क्वालिफाई कर लिया। यही का कॉलेज का पढ़ा, NSS का बड़ा दोस्त है मेरा, सिराज नाम था उसका। और वो लगा रहता, पूछता रहता था, तो ये कैसे करें, ये कैसे करें, ये कैसे। तो आज उसको ये बेनिफिट मिला कि वो अब जॉब भी कर रहा है, बहुत जगह वो हर चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, आगे रहता है। और उसकी अलग से इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि उसने बड़ा सिंसियरली वर्क किया, काम किया, उसका फ़ायदा उठाया। तो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे ये कोचिंग चल रही है, आप आइए, मैक्सिमम टाइम दीजिए, और अपने साथ जो भी आपका टॉपिक आज होना है, कवर होना है, उसको किताब लेके आइए, जो भी आपके पास हो उसको देखते रहिए, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, बातें मत करिए। और होता क्या है कि हम यहाँ बैठ गए, 10 मिनट लेट हो गया कोई आदमी, हम कब पे चल, हम भूल गए कि हमारा मकसद क्या था, हम क्यों आए थे। लेकिन हमें लग रहा है कि टीचर नहीं है तो पढ़ाई का मतलब ही नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए था, एक आवाज़ ही आनी चाहिए थी, आप पढ़ाई, क्योंकि आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। लेकिन होता क्या है, जस्ट अपोजिट। हम भूल जाते हैं कि हमारा ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, कितना कीमती है, और हमें इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। बातें करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, खूब बातें करिएगा जब आपका टारगेट अचीव हो। और जब तक टारगेट अचीव नहीं होता, हमें ज़्यादा देखने नहीं। घोड़ा बन जाइए, सीधे डायरेक्शन देखिए, वो लगा देते हैं उसके हाथों की तरफ, ज़्यादा नजर ही नहीं आता उसके, बस सीधा वो दिख रहा है, वो दौड़ता चला जा रहा है, बस सीधे दौड़ते रहिए, ज़्यादा नहीं देखना कौन क्या कर। जैसे एक बड़े पुराने बुजुर्ग गुजरे हैं, पर्शियन,
बहुत बहुत ज़बरदस्त राइटर। तो उन्होंने लिखा अपने बारे में कि मैं अपने फादर के साथ किसी मस्जिद में रुका हुआ था और रात का वक्त था, उठे नमाज के लिए, तो वो भी उठे अपने अब्बा के साथ। अब देखा कि बाकी लोग जो थे वो सो रहे थे। मैंने अब्बा से कहा क्या ही अच्छा होता कि ये लोग भी उठते जो सो रहे हैं, तो ये भी नमाज पढ़ते। तो उन्होंने कहा बेटा क्या ही अच्छा होता तुम भी सोते रहते। समझ गए? ये तो ना कहते मैं क्या मतलब दूर सो सकता, कौन क्या कर रहा है, तो मैं अपना काम करना है तो अपना काम करो। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन होता क्या है, उन्हीं की एक मैं आपको बताऊँ, एक छोटी सी होता है बात उन्होंने लिखी किताब में कि एक दिन वो किसी को खत लिख रहे थे। अच्छा, हम लोगों की आदत क्या होती है, कुछ कोई लिखा होता है तो पढ़ेंगे तो क्या लिखा है ना, बट नेचुरल। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदिया अगेंस्ट द एटिकेट्स। क्या मतलब कौन किसको क्या लिखा, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं होता आदमी। अब वो लिख रहा है, वो झाँके जा रहा है, वो परेशान हो गया वो कि यार ये नहीं मान रहा है, मैं कुछ लिखता हूँ ये देखता हूँ। उन्होंने ये लिखा कि एक गधा मेरे बराबर में बैठा है और मैं जो कुछ लिखता हूँ वो पढ़ता है। समझे? अब मज़े की बात सुनिए, फ़ौरन अरे साहब आप मुझे गधा कह रहे हैं। मैंने कब कहा था कि आपने निज़ाम में लिखा है, फिर तुमने क्यों पढ़ा? तुमने कहा मैं नहीं पढ़ा। फिर तुम्हें कैसे मालूम तुम्हें मैंने क्या लिख दिया? तो ये चीज़ें हमारे अंदर हैं। तो ये सारी आदतें हैं अगेंस्ट द एटिकेट्स, ये हमें अपने अंदर से निकालना। हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? अपने टारगेट। दूसरा क्या कर रहा है मैं बहुत नहीं, बच्चा कर रहा है तो नहीं कर रहा है, बुरा कर रहा है तो अब नहीं लिख रहा है। बुरा कर रहा है एक दफ़ा समझाइए कि भाई ये गंदी आदत है, ऐसा मत कर। समझ में आती है बहुत अच्छी, नहीं समझ में आती है तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँ। एक दफ़ा तो कहना है मैं कोई गलत काम कर रहा है तो एक दफ़ा उसको ज़रूर टोकना है कि भाई ये काम मत करो, ये अच्छा काम है। लेकिन अगर आप बिल्कुल छोड़ दें फिर आप भी, इसका मतलब ये कि उसमें इन्वॉल्व हो गए कि आपने उसको साथ दिया। साथ देना होगा। एक दफ़ा आपको ज़रूर टोकना है, कोई गलत काम करता है, गलत बात करता है, एक दफ़ा टोक दीजिए, उसके बाद उसको मत टोकिए, उससे कुछ मत कहिए, फिर अपनी राह लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन कब आपकी बात में असर होगा कि आप भी उस बात को फॉलो कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिगरेट पीऊँ और आपसे कहूँ बेटा सिगरेट मत पियो, अच्छी चीज़ नहीं है, आप उसको तो कुछ नहीं बोलेंगे कि सर हैं, लेकिन बाहर निकल देंगे खुद तो पी रहे, मुझसे कहने के सिगरेट परफेक्ट। सब असर कब होगा बात का कि जब मैं भी वो काम करूँ। तो यू वोंट बिलीव अब तक मैं पता नहीं कितने लोगों को गुटखा खाना छुड़वा चुका हूँ। इसलिए वो जान दें कि भाई ये शख्स गुटखा नहीं खाता, सही बात कर रहा है, हमारे फ़ायदे की बात कर रहा है, असर होता है ना। और एक और बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि सब यहाँ पर यंग लोग बैठे हुए हैं और जिनके हाथ में इस देश का फ्यूचर है, ईमानदारी। कभी भी गलत काम मत करिएगा, किसी भी पोस्ट पर पहुँच जाए। तो जब APJ अब्दुल कलाम की डेथ हुई तो इनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, करोड़ों रुपया उनकी वो था, लेकिन जो भी उनको सैलरी भी मिलती थी
वो अच्छे कामों में लगाते थे और उनके पास कुछ नहीं। ये करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि देश सही मायनों में बदले। तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा कि नहीं भाई, मेरा मुल्क है, ये मेरा देश है, ना मैं गलत करूँगा ना गलत करने दूँगा। हमें एक बेहतरीन मुल्क बनाना है इस देश को। इस पर मुझे एक बात याद आ गई। जापान, एक सिपाही था, उसकी पोस्टिंग थी जापान और सुनामी आया, ठीक है ना, सब तरफ बर्बादी थी। तो उसकी एक स्कूल में पोस्टिंग थी सिपाही की। तो उसने लिखा कि मैं बैठा हुआ था और देखता हूँ कि एक 5-6 साल का बच्चा आता है, लाइन में लगा हुआ है। मुझे उसके ऊपर तरस आता है, धूप तेज़ थी। तो मैं उससे कहता हूँ, बुलाता हूँ, बेटा यहाँ आओ, और मैं उसको 3-4 पैकेट देता हूँ खाने के। इसलिए मैं उस बच्ची की बात सुनकर दंग रह गया और मैंने जापानीज़ कल्चर को अपने दिल में सराहा कि ये कल्चर है इन लोगों का। उस बच्चे का जवाब था कि मैं 1 पैकेट लूँगा, जब नंबर आएगा तब। मैं 1 पैकेट लूँगा और जब मेरा नंबर आएगा तब। ये कौन कह रहा है? एक 6-7 साल का बच्चा। हमारे यहाँ का बच्चा होता लेके चंपत होती, क्योंकि हमारे कल्चर ही, हमने कल्चर ही वो डेवलप कर दिया। जैसे मिले, जैसे हासिल हो हासिल कर, दूसरों को मिले ना मिले, मेरा पेट भर जाए। तो कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा और ये कौन कर पाएगा? आप, यूथ ऑफ द कंट्री। और मैं समझूंगा क्या, जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से अगर 1, 2, 3, ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा, इतने भी लोग अगर इस बात पर अमल कर लिया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन ये देश बदल चुका और ये जो करप्शन है हर तरफ खत्म हो गया। तो इससे बहुत एक कहना चाहिए दीमक है जो मुल्क को खाया जाता है। क्या करोगे? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, आज से 10-15 साल पुरानी। उसमें लिखा हुआ था कि अगर जितना पैसा बैंक में रखा हुआ है स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स में, अगर वो भारत आ जाए, जितना टैक्स भारत को चलाने में लगता है 30 साल तक हमें टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इमेजिन 30 साल, 1-2 साल नहीं, 30 साल तक आपको गवर्नमेंट को टैक्स देने की ज़रूरत, मुल्क चलता है। क्या करेंगे इस पैसे? ऐसे पैसे देना फ़ायदा, आपके कंट्री को कोई फ़ायदा हो रहा है? मुल्क को कोई फ़ायदा हो रहा है? ना आपको हो रहा है ना मुल्क को। तो उसका फ़ायदा तो जहाँ रखा है उनको हो रहा है, तो पैसा तो उनके पास है, स्विस बैंक में रखा हुआ है। तो जो भी उसका गेन हो रहा है फाइनेंशियल, तो उस कंट्री को हो रहा है ना। पैसा क्या था? इंडिया का, हमारे मुल्क का पैसा। फ़ायदा कौन उठा रहा है? दूसरा कंट्री। और उसको, उस पैसे को आप भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आप डरे बैठे हैं कि खौफ में है, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं बता रहे कि ये पैसा, इतना पैसा मेरा स्विस बैंक में है कि कल को वो डिमांड करेंगे वापस लाओ, हम काम करेंगे उससे कुछ। वो जब आप ख़त्म हो गए, मर गए, तो पैसे में। ये रियल स्टोरी है। आप ही लोग इस चीज़ को चेंज कर पाएंगे, तब
और जिस दिन आप लोग ये ठान लेंगे और ये कर लेंगे तो जो नक्शा है इस कंट्री का दैट विल बी कम्प्लीटली चेंज, पूरा चेंज होगा, सब कुछ बदल जाएगा। बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बस कमी वही है कि हम एक अपना कल्चर जो है वो भूल गए। जो पहला कल्चर था, ईमानदारी थी, वो नेहरू जी, शास्त्री जी है ना, पंडित वो जो थे, गांधी जी और बहुत लीडर्स थे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। जितने पुराने लीडर्स थे, चाहे वो प्राणी ईसाई हो, कोई भी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, और देश के लिए काम और देश को यहाँ तक ले आया। और आप ही के हाथ लोगों, आपके लोगों के हाथ में है कि अगर नेता भी बनते हैं, ईमानदार नेता बनी, देश को आगे ले जाने की सोचे, तो देश आगे जाएगा तो सब आगे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर 2 लोग 10 लोग IAS बनते हैं तो एक नाम होगा, 10 लोग इंस्पायर हो कि भाई वहाँ चलो, वहाँ कोचिंग करते हैं। 10 हमारे साथी लास्ट ईयर IAS बन गए, PCS बन गए। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आप जब बनते हैं दूसरों के, तो कब बनेंगे? जब हम कुछ करेंगे, कुछ कॉन्क्रीट करेंगे, कुछ पॉजिटिव करेंगे। समझ आ रही है? आज के लिए ये मोटिवेशनल स्पीच जो थी वो बहुत ज़रूरी थी, और मैं हमेशा इस क्लास की बातें, ये तो खैर कोचिंग है, या तो ये बहुत ज़रूरी था इस तरह की बातें करना। मैं जब अपनी नॉर्मल क्लास में जाता हूँ, सेशन स्टार्ट होता है हर साल, और बीच बीच में भी मेरा ये रूटीन है कि मैं बच्चों से इस तरह की बातें करता हूँ मोटिवेशनल। और मेरी ये कोशिश रहती है कि बच्चे जो हैं वो जो भी मेरे टच में आए वो एक अच्छा इंसान बन जाए, कुछ हासिल कर ले अपनी लाइफ में। ये एक तरह से आपको एक फ्री कहना चाहिए एडवाइस है कि आप सब मेरे स्टूडेंट हैं, कभी भी कोई भी आपको सलाह चाहिए हो, आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, एनी टाइम एनीवेयर। और अभी नहीं कि आप कोचिंग में हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आफ्टर दैट ऑल्सो। ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई सलूशन चाहिए किसी बात का, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। नेगोई रोड पर प्रोफेसर कॉलोनी है, वहाँ पर मेरा घर है। कॉलेज में मैं हूँ, सुबह से शाम तक रहता हूँ, कहीं नहीं जाता। यहाँ आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा कमरा है। पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इवन फैमिली मैटर्स, बहुत से बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं, बात करते हैं, और वो बात मेरी और उनके बीच होती है, किसी खबर भी नहीं होती है क्या बात होती है। मैं भी भूल जाता हूँ कि मैंने किससे क्या बात करी थी। मुझे भी कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे वो याद है कि मैं झटता नहीं कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या मतलब है। उसने मुझसे आगे एक चीज़ डिस्कस करी, मैंने सुनी, और जो सबसे अच्छा सोल्यूशन हो सकता था मेरी नज़र में वो मैं देता हूँ और भूल जाता हूँ। क्योंकि मैं जो भी कुछ लेना चाहूँगा मैं इस दुनिया में नहीं, मैं वहाँ लूँगा। ठीक है ना? यहाँ क्या है, कितने दिन की ज़िंदगी है, सब कुछ है, सब कुछ मिल गया है, कोई ख्वाहिश नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। वहाँ कुछ मिल जाए और वो राज़ी हो जाए, उसकी कोशिश रहती है, उसके लिए एफर्ट्स करता रहता हूँ। और आप जो मेरे बच्चे जो हैं वो मिल जाते हैं तो और अच्छा लगता है ना? चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ बने, कुछ हासिल कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।